आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हर्षित मौर्य आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यूटन के गति के नियम। क्या लेकर आया हूं टॉपिक आपके लिए? न्यूटन के गति के नियम। ये टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स, नीट, जेईई मेंस और बोर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम बहुत अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के नियम में हम क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हमारा क्या क्या टॉपिक हम देखेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, हम सब लोग सबसे पहले उसे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आज के अपने एजेंडे की तरफ चलते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग न्यूटन के गति के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज़। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? टोटल 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। यानी कि हम तीनों नियम को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आज की क्लास में एजेंडा रहेगा, हमें क्या करना है, बल के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? बल। और कुछ बल जो हमारे इस टॉपिक न्यूटन के गति के नियम में प्रयोग होने वाले हैं, उन बलों के बारे में भी समझेंगे। बल और उनके कुछ प्रकार भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बलों को संतुलित करते हैं और कैसे हम न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों और बोधात्मक प्रश्नों को कैसे हल करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बोधात्मक प्रश्नों को कैसे हल करें। ठीक है, इसमें हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, फोर्स को बैलेंस करके कैसे हम अपने डिज़ायर आउटपुट निकालेंगे, जो हमें ज़रूरत है उसे निकालेंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट इस क्लास में जो मेन एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? जो क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में पूछे गए हैं, जेईई में पूछे गए हैं, वो हमारा क्या रहने वाले, उन्हें हम इस क्लास में लास्ट में करेंगे अपने टॉपिक को पढ़ने के बाद। चलिए, तो हम सब लोग क्या शुरू करने वाले हैं? न्यूटन के गति के नियम। हम क्या शुरू करने वाले हैं? न्यूटन के गति के नियम। चलिए आ जाते हैं। अब इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए बच्चों, हमारा काम जब भी हम किसी टॉपिक को समझें तो हमारा पूरी तरीके से जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इसी क्लास में होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। चलिए, हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। चलिए देखते हैं न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। 3 नियम हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम, इसके बाद क्या है? तृतीय नियम। अब प्रथम नियम को हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी कुछ चीज़ों को 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और इस नियम के बारे में गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम में हम लोगों को देखना है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। और तीसरे नियम में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एक्शन रिएक्शन
यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या देखने वाले हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 3 नियम जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्या स्टार्ट करते हैं? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। चल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जड़त्व का नियम क्या है, पहले यहां पर लिख देता हूं। जड़त्व का नियम, और ये क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या है? प्रथम नियम। चलिए इसे देखते हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में हम देखने वाले हैं क्या? सबसे पहले मैं आपको इसके लॉ के बारे में बता देता हूँ, नियम के बारे में बता देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग समझेंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि वह गतिक अवस्था में है। किस अवस्था में है? गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। अब ये पहला नियम हमें क्या बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट m द्रव्यमान का, कितने द्रव्यमान का है? m द्रव्यमान का, और किसी जगह पर ये रखा हुआ है। ये क्या है? रखा हुआ है, यानी कि इस पर मोशन नहीं है, ये विराम पर है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जब तक हम इस पर कहीं से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें या अपने आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये अपनी विरामावस्था को नहीं बदलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिक अवस्था में, यानी कि इस m ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी है v, और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। v वेग से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, यानी वेग क्या हो सकता है? परिवर्तित हो सकता है। तो जब तक हम इनकी वेग में परिवर्तन न करें, यानी कि बाह्य बल आरोपित न करें, तब तक ये वस्तु अपनी उसी पोजीशन पर मौजूद रहेंगी जिस पोजीशन पर ये हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। अब जड़त्व कितने प्रकार का है? ध्यान से देखें। विराम का जड़त्व, सबसे पहला क्या है? विराम का जड़त्व, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर अगर हम दूसरे जड़त्व की बात करें तो दूसरा हमारा जड़त्व क्या है? गति का जड़त्व। क्या है? गति का जड़त्व। ठीक है। और तीसरा जड़त्व हमारा क्या है? दिशा का जड़त्व। किसका है? दिशा का जड़त्व। तीसरा जड़त्व क्या है? दिशा का जड़त्व। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम पे है तो वो हमेशा किस में रहेगा? स्टेशनरी पोजीशन पर ही मौजूद रहेगा, विराम अवस्था में ही मौजूद रहेगा। मान लीजिए
हमारे किसी गृह में या हमारी किसी घर के अंदर ही कोई वस्तु रखी है और बहुत साल ना वहाँ कोई हवा चले, ना कोई आए ना कोई जाए, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाहबल आरोपित ना किया जाए, हम किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई बल ना लगाएं, तो वो ऑब्जेक्ट सदियों साल बाद भी वहीं पर रखी रहेगी, वहीं पर रखी रहेगी। ये हमारा क्या है, विराम का जड़त्व। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। किसी गाड़ी में मान लीजिए हमारे पास कोई बस है, इस बस में कोई एक पर्सन क्या है, बैठा हुआ है और बस भी क्या है, रुकी हुई है। अगर अचानक से बस चलने लगे तो हमारा पर्सन क्या है, वो रुका हुआ, वो विराम की अवस्था में, और जैसे ही गाड़ी चलती वो कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। कहाँ जाता है, पीछे, क्योंकि गाड़ी आगे मूव करी है पर उसकी बॉडी रुकी रहना चाहती, इसलिए वो कहाँ की ओर जाता है, पीछे की ओर जाता है। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल। यदि किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है और अचानक से गाड़ी आगे की तरफ चल दे तो व्यक्ति कहाँ की ओर जाता है, पीछे की ओर जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। चलिए अब आगे आ जाते हैं गति के जड़त्व में। गति का जड़त्व क्या है, अब इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बस में हम लोग बैठे हुए हैं या कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। अब बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, वी वेग से क्या है, आगे की तरफ गति कर रही है। अचानक से इस पर ब्रेक लग जाए, अचानक से इस पर क्या लग जाए, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगा आदमी कहाँ की तरफ जाता है, आगे की तरफ। कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये किस में है, वी वेग से ये कहाँ की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। पर ब्रेक लगने पर इसके अंदर गति का जड़त्व है, तो ये कहाँ जाता है, अपनी सीट से थोड़ा आगे की ओर चला जाता है। आगे की ओर क्या है, गिरने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। चलिए अब आ जाते हैं दिशा के जड़त्व पे। किस पे आ जाते हैं, दिशा के जड़त्व। सपोज दैट हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए हमने इस पे एक डोरी बांध करके किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा और यूं इसको हमने घुमाना शुरू कर दिया, तो पर्टिकुलर अगर वो ऐसे यूं चक्कर काट रहा है, वो कैसे चक्कर काट रहा है, यूं, ठीक। ये यहाँ से डोरी से क्या बंधा हुआ है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ। जब ये कहाँ पहुँचता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। जब ये यहाँ पहुँचता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। मान लीजिए ये जो डोरी हम इसे काट दें, क्या करें, काट दें, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में ये क्या है, मूव करने लगेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व। यानी कि वो अपनी दिशा भी परिवर्तित नहीं करना चाहता, वो अपनी गति को में भी परिवर्तन नहीं चाहता, वह अपनी विरामावस्था में भी परिवर्तन नहीं चाहता। ये हमारा क्या है, जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। चलो भाई अब आ जाते हैं द्वितीय नियम पे। किस पे आ जाते हैं, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। अब हम किस पे आ जाते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। चले देखें अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पे हम क्या देखने वाले हैं, कहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। चलो अब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है देखते हैं भाई। ये भी बहुत हमारे लिए इजी पड़ेगा। चलो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। सपोज दैट मान लेते हैं कोई हमारा पिंड है, ये हमारा एक पिंड है, हमने एक पिंड ले लिया जिसका द्रव्यमान m है। इसका द्रव्यमान कितना है, m। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की
दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य है, इसे देखते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल यानी कि F एक्सटर्नल बोल सकते हैं, यानी कि F बाह्य, ये उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के क्या है, अनुक्रमानुपाती। संवेग हो गया p और परिवर्तन हो गया इसका dp अपॉन में dt। परिवर्तन क्या हुआ dp और दर इसकी क्या हो गई dp अपॉन में dt। ये प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटेगी यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या लिख देते हैं कि ये हो गया dp अपॉन में dt। अब हम सभी को पता है मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर p से। ये क्या होता है, हम सभी जानते हैं p इज इक्वल क्या होता है mv। p इज इक्वल क्या होता है mv। तो यहाँ पर dp अपॉन dt अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dp अपॉन dt तो हमारे लिए क्या बनेगा m dv अपॉन में dt, पहला और फिर दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा और फिर पहले का क्या हो जाएगा अवकलन, यानी कि dm अपॉन में dt। अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है, अगर हमारे पिंड का द्रव्यमान क्या है नियत, द्रव्यमान नियत है यानी कि कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा dm अपॉन dt कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जीरो, यानी ये हमारा क्या हो गया जीरो मल्टीप्लाई v के साथ क्या हो गया जीरो, यानी कि हमें क्या मिलेगा dp अपॉन dt इज इक्वल m dv अपॉन में dt। यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं कि dv अपॉन dt ये क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, इसे क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी ये क्या हो जाएगा m इंटू ए, क्या हो जाएगा m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल क्या हो गया dp अपॉन dt, इसकी जगह हमने क्या ले लिया m इंटू ए। ये बन गया हमारे लिए F इज इक्वल ma। ये हम किससे बनाते हैं द्वितीय नियम से, किससे बनाते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। किस पर आ जाते हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। अब ये तृतीय नियम हमें क्या बताता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, सभी का कंसंट्रेशन बोर्ड में ही हो। न्यूटन के तृतीय नियम से सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो ये एक सरफेस, ये क्या है एक सरफेस है, एक सतह है, जिस सतह पर दो ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये रखे हुए, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया, ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं, पहले हम इसे देख लेते हैं। ये दोनों क्या हैं कांटेक्ट में, किस में है कांटेक्ट। अगर ये वस्तु A है और ये वस्तु क्या है B और ये दोनों संपर्क में हैं, और संपर्क में होने पर किसी एक वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं F। क्या लगाते हैं F। तो देखिए हमने क्या देखा, इस A ऑब्जेक्ट को, पहले हम इस A ऑब्जेक्ट पर बल देख लेते हैं। सपोज दैट हमने इस पर एक फोर्स लगाया F। क्या लगाया F लगाने से ये जो सतह है, ये जो कांटेक्ट है, संपर्क है, ये A इस B पर भी एक क्या लगाएगा बल लगाएगा, एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो A ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट था ये यहाँ पर, और ये क्या रखा हुआ है B, ये है B, ये है A। तो A ने B पर एक फोर्स आरोपित किया, एक बल आरोपित किया है, इस B पर A ने क्या आरोपित किया है एक बल आरोपित किया। ठीक, जितना बल ये A इस B पर लगा रहा है उतना ही बल ये B इस A पर लगाएगा। ये है गति का तृतीय नियम, उतना ही बल ये B इस A पर भी लगाएगा। इसे क्या बोलते हैं गति का तृतीय नियम। इसके अकॉर्डिंग अब देखो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, किसी भी एक क्रिया बल के लिए, क्रिया बल के लिए एक समान तथा प्रतिक्रिया बल एक समान तथा विपरीत दिशा में, एक समान तथा विपरीत दिशा में, विपरीत
दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है, एक प्रतिक्रिया बल होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लग रहा है F, तो इस ऑब्जेक्ट ए पर ये बी के क्या लगा रहा है? एक बल लगा रहा है। अब पर किस डायरेक्शन में लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। एफ बी मान लो निगेटिव हो गया और एफ ए क्या हो गया? पॉजिटिव। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, पर क्या होंगे? विपरीत दिशा में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का एफ बी। क्या हो जाएगा? माइनस का एफ बी। ये हो गया हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बलों के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं? बलों के बारे में। कौन कौन से बल यहाँ पर प्रयोग में लाए जाएंगे उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से बल हैं? अब देखो बल हमारे क्या हैं? दो प्रकार के बल, यानी कि क्या है? फोर्स। ये हमारे कितने टाइप के हैं? मेनली ये हमारे 2 टाइप के। पहला तो है असंपर्क बल, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट। और दूसरा हमारा क्या है? संपर्क बल। क्या है? संपर्क बल, जिसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब असंपर्क बल तो कई सारे होते हैं, पर यहां पर हमको जो मेनली हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम में जो प्रयोग में आएंगे वो हमारा एक ही है। ठीक है। वैसे असंपर्क बल कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। इसके अलावा हमारा होता है स्थिर वैद्युतिक बल। इसके अलावा हमारा होता है चुंबकीय बल। पर यहाँ पर जो हमारे लिए प्रयोग में आने वाला है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वीय बल जो है वो हमारे काम में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। और संपर्क में हमारे पास कई तरीके के बल हैं। मान लीजिए एक तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अभिलंब बल। क्या देख लेते हैं? अभिलंब बल। फिर दूसरा बल हम लोग कौन सा देखते हैं? तनाव बल। कौन सा बल देखेंगे? तनाव बल। इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बल। क्या देखेंगे? स्प्रिंग बल। चौथा हम देख लेंगे घर्षण बल। क्या देख लेंगे? घर्षण बल। अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल। और इसके अलावा हम लोग एक और फोर्स देख लेते हैं, अभिकेंद्री बल भी इसी में ले लेते हैं। अभिकेंद्री बल को भी इसी में समझा देते हैं। अभिकेंद्री बल। ठीक है। अभिकेंद्री बल। हालांकि इसका हम यूज़ दूसरी जगह भी करेंगे, पर यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम इसका जो यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बता दी। ठीक है। चलो भाई, अब इनके बारे में हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। हम इस क्लास में एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करके स्पष्ट तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं गुरुत्वीय बल पे। किस पे आ जाते हैं? गुरुत्वीय बल पे आ जाते हैं। गुरुत्वीय बल क्या है? मान लो हमारे पास ये पृथ्वी की सतह है और इस सरफेस के ऊपर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट m है। इस ऑब्जेक्ट m पर एक वेट लगता है mg। क्या लगता है? mg। और ये वेट कहाँ होता है? हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अगर सतह पर भी ये ऑब्जेक्ट आना चाहता है तो हम पर डायरेक्शन इसकी कहाँ होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ ये पिंड क्या है? आना चाहता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? इसे भार भी बोल सकते हैं या गुरुत्वीय बल भी हम लोग बोल सकते हैं। जो हमारा क्या होगा यहाँ पर F इज इक्वल किसकी तरीके वर्क करेगा? mg की तरीके वर्क करेगा। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा अभिलंब बल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अभिलंब बल। अभिलंब
लंब बल। अभिलंब बल क्या है? मान लो हमारे पास किसी सतह में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सतह पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है। अब ये रखा हुआ तो इसका जो भार होगा वो हमेशा कहाँ की ओर होगा? नीचे की तरफ। कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ये बात हमको पता चल गई। और अगर हम इसमें अभिलंब बल की बात करें, किसकी बात करें? अभिलंब। तो इस सतह जहाँ पर ये रखा हुआ है उससे अभिलंबवत एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब बल। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर, एक रिएक्शन से, या फिर हम लोग इसको नॉर्मली नॉर्मल फोर्स यानी एन से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया अभिलंब बल। ये हमेशा सतह से कितने डिग्री पर होता है? जहाँ पर रखा हुआ है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, हम ले लेते हैं तनाव बल। क्या लेते हैं? तनाव बल। सपोज दैट हमारे पास एक घिरनी, इस घिरनी पर एक डोरी से दो ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। पहला ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है? m डैश। हम सभी को पता है अगर ये m द्रव्यमान का पिंड है तो इसका एक वेट कहाँ की ओर वर्क करेगा? नीचे की ओर, जो क्या हो जाएगा? mg। और ये m डैश जी, इसका भी वेट कहाँ की तरफ, भार कहाँ वर्क करेगा? नीचे, यानी m डैश जी। तो ये दोनों जब नीचे जाने की कोशिश करेंगे और अगर ये किसी रस्सी से बंधे हुए हैं तो ये रस्सी एकदम टाइट होगी। क्या होगी? टाइट। तब इस रस्सी पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम बोलेंगे तनाव बल। इन रस्सियों में यानी डोरियों में जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तनाव बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव बल। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। हम और अगले तरीके का बल देख लेते हैं। एक हमने देखा स्प्रिंग बल। क्या देखा हमने? स्प्रिंग बल। चलिए इसे देख लेते हैं। स्प्रिंग बल क्या है? मान लो हमारे पास कोई एक फिक्स्ड सरफेस है और इस सरफेस पर स्प्रिंग लगाकर हमने एक पिंड रखा हुआ। हमने क्या किया? कुछ देर बाद इस पिंड को थोड़ा सा खींच दिया। क्या किया? खींच दिया बाहर की तरफ, बल लगाकर इसको कहाँ खींचता? बाहर की तरफ खींचा। जब हमने इस पर एक बल लगा करके इसे बाहर की तरफ खींचा तो ये वापस अपनी पुरानी अवस्था को पाना चाहती। ये स्प्रिंग जो है वापस अपनी अवस्था को क्या करना चाहती? पाना चाहती। तो लगाए गए बल के विपरीत एक और बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। ये अपनी शेप को वापस से रीगेन करना चाहेगा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है kx जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बल। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। घर्षण बल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हालांकि हम इस चैप्टर में घर्षण के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे घर्षण के बारे में ज़्यादा। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल देखो, मान लो किसी सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट m रखा हुआ है और इस पर एक बल F कार्य करता है किसी एक दिशा में, तो जहाँ पर सतह है, इन अणु, इस सतह और इस ऑब्जेक्ट के मध्य जो अणु एक दूसरे से बॉन्ड बनाते या मिले होते हैं वो टूटते हैं। वो क्या होते हैं? एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं। मॉलिक्यूल्स कहीं पर अनियमित हमारी संरचनाएं होती हैं जिससे वो एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनको हटाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, जो इस फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। ये हमारा क्या होता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन। ये हमेशा कांटेक्ट में गति की दिशा के विपरीत होता है। गति की दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और। लास्ट में हमने एक अभिकेंद्रीय बल देखा। मान लो एक सेंटर है, इस सेंटर के अलांग एक रस्सी बंधी हुई है और ये ऑब्जेक्ट m मास का है और ये फ्री है रोटेट करने के लिए, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर आकर के पहुँचता है यूँ इधर। तो इसकी डायरेक्शन v की कहाँ है? इस तरफ। ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके यूँ इधर आ रहा है और ये डोरी से क्या है? बंधा हुआ है। अब इसका जो वेट है m, अब ये m द्रव्यमान का पिंड, इसका वेट mg कहाँ होगा? नीचे की तरफ।
डोरी पर एक तनाव बल कार्य करेगा और एक त्वरण भी होगा। क्या होगा? त्वरण। और वो त्वरण कहाँ होगा? अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ। और इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एक अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? कार्य करता है। किसी वृत्तीय पथ पर अगर कोई पिंड है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल भी क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात हम सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, देखो, जब भी हम लोग बच्चों कुछ बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना होता है, बारीकी से। अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे शुरुआत में ही तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा ही, साथ में जब हम उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर कॉन्सेप्ट हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर हमारे जो बोधात्मक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें शुरुआत में तो बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ें पहली बार, फिर धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाती है और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को पकड़ लेते हो और वही आप करने लगते हो, अप्लाई करने लगते हो, पढ़ने का एक तरीका बना लेते हो। अब इन नेक्स्ट हम अपने एजेंडे पे चलते हैं। हमारा एजेंडा है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रश्नों को कैसे हल करें। न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम अपने इस पोर्शन पर बहुत ध्यान से देखें। अगर हम अपने इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो भाई, हमने देखा अब कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप को देखते हुए चलते हैं। नंबर फर्स्ट हमने लिया, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं और ये किसी रस्सी से बंधे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है और इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ। इस पर एक फोर्स क्या लग रहा है? एफ। थोड़ा सा इसे और बेहतरीन तरीके से अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको देखने में और एकदम मज़ा ही आ जाए, बिल्कुल आपको मज़ा एकदम आ जाए। ठीक, ये हमने लिया, इस पर हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया। पहला ऑब्जेक्ट ये ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया। इनको हमने एक डोरी से यहाँ पर कनेक्ट भी कर दिया और एक हमने फोर्स लगाया, एक हमने क्या लगाया? फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर। कहाँ? बाहर की तरफ। ये हो गया हमारा फोर्स एफ, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए। जब ये बल लगा करके इस बी पिंड को आगे की तरफ घसीटता है तो ये रस्सी इन दोनों के बीच में जो डोरी बंधी हुई है वो टाइट हो जाती, एकदम तन जाती। अगर रस्सी एकदम टाइट हो रही है तो इनके बीच में एक टेंशन फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? टेंशन फोर्स टी क्या लगेगा? वर्क करेगा। ठीक है, फिर हम इसे कैसे करेंगे? अब हम एफ बी डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एफ बी डी। मान लो हमने बी ऑब्जेक्ट को लिया, इस पर एक बल एफ आगे की तरफ लग रहा है और रस्सी इस पर एक पीछे की तरफ बल लगा रही है टी। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है यानी कि क्षैतिज में ये गति कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे? एफ कुल बराबर में क्या बनेगा? एम इंटू ए। बराबर में क्या बनेगा? एम इंटू ए। एफ कुल कितना है? एफ ये क्रिया बल और ये उसका, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या हो गया? नेगेटिव, यानी माइनस टी इज इक्वल एम इंटू ए। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला। और इस तरीके से हम इस पर एफ और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें ए, तो इस पर एक बल लग रहा है टी और इसका जिस एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण से ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो ये भी उसी त्वरण से बढ़ेगा। यानी इसके लिए हो जाएगा एफ कुल बराबर एम इंटू ए। अगर इसका मास एम बी है तो हमने यहाँ पर कर लिया एम बी, अगर इसका मास एम ए है तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एम ए और इंटू क्या हो गया? ए इज इक्वल में क्या हो गया? कितना टोटल फोर्स है? टी। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दूसरी टाइप की क्वेश्चंस पे चलते हैं, कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई पुली है, उस पुली पर एक ऑब्जेक्ट m, दूसरा ऑब्जेक्ट m डैश है।
अगर m डैश m से ग्रेटर है तो ये कहाँ आएगा, m डैश का वेट कहाँ आएगा, नीचे, और m डैश और m का वेट भी कहाँ आएगा, नीचे, mg। ये नीचे की तरफ इसे खींचेगा, ये भी कहाँ खींचेगा, नीचे, पर ये किसी रोप से क्या है, कनेक्टेड, किसी रस्सी से क्या है, बंधे हुए हैं। तो एक तनाव बल ये और एक तनाव बल ये, और ये दोनों चूंकि एक ही रस्सी है तो इन रस्सियों में एक ही तनाव बल कार्य करेगा। तो हमारे लिए मान लो m डैश बड़ा है तो ये भारी पिंड कहाँ आएगा, नीचे, तो हल्का वाला पिंड कहाँ जाएगा, ऊपर। ये अगर a त्वरण से नीचे आएगा तो ये a त्वरण से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तब इस पर हम लोग इक्वेशंस क्या बनाएंगे, m डैश जी कुल बल F इज इक्वल ma में m डैश जी भारी बल, विपरीत में क्या हो गया, हल्का बल, इज इक्वल m डैश इंटू a। ये हमारे लिए एक इक्वेशन बनेगी। और अगर इसके लिए हम निकालें तो बड़ा बल कौन सा हो जाएगा, t, तभी तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये इसको कहाँ खींच रहा है, ऊपर। इसमें बड़ा बल कौन सा होगा, m डैश जी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, t माइनस एम जी, एफ नेट में t बड़ा, mg क्या हो गया, छोटा, t माइनस एम जी इज इक्वल m इंटू ए। इस तरीके से हमारे लिए कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 2 इक्वेशन बन जाएंगी पुली वाले क्वेश्चंस के लिए। अब अगर हम एक नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के लिए देखें, सपोज दैट एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, और ये द्रव्यमान कितना है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m। तो इसके लिए अगर हम नॉर्मली देखें कि ये स्लाइड कर रहा है नीचे, नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो अब इस पर अगर हम फोर्स को बैलेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये हो गया m, इसका वेट mg कहाँ को वर्क करेगा, नीचे, थीटा एंगल। अच्छा, ये थीटा कैसे बनता है, देखो ये हमारा थीटा है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर थीटा कैसे लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितना बचता है, थीटा। वेट कहाँ होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये वेट कहाँ हो गया, परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब इस mg के हम घटक बना लेते हैं, एक बन गया हमारा mg कॉस थीटा, कोण की तरफ वाला क्या बनेगा, mg कॉस थीटा, और कोण से दूर वाला क्या बनता है, mg साइन थीटा। और अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है तो ये a एक्सेलरेशन से कहाँ आएगा, इधर। इस सतह पर कांटेक्ट है जिससे एक नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, एक नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर, तो n इज इक्वल mg कॉस थीटा, और जब हम इसे क्षैतिज पर देखेंगे तो हमारे लिए फोर्स कहाँ, इधर, यही फोर्स ही है, इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल ma। इस वाले इंक्लाइन प्लेन के लिए हमारी 2 इक्वेशन 1 और 2 ये क्या है, हमारी बन जाएंगी। फिर अब देख लेते हैं कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड। सपोज दैट ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक हमने स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रखा है और ये मूव नहीं कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी पोजीशन पर है। अगर ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, विराम की अवस्था में है, तो इस पर भी वही कंपोनेंट mg कहाँ, नीचे, ये हो गया mg कॉस थीटा, ये हमारा बन गया mg साइन थीटा, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n। हम सभी को पता है अगर स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग बल भी लगता है, ये क्या है, kx। अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहा है तो ये kx इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ये kx इसको क्या कर रहा है, बैलेंस। यानी ये क्या बन जाएगा, kx इज इक्वल mg साइन थीटा। क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा। कैसे बनता है, अच्छा इसको एक बार मैं और क्लियर करके आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो। देखें, F नेट इज इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और कुल बल की बात की जाए तो एक बल इधर और एक बल विपरीत में, mg साइन थीटा माइनस का kx, तो ये बन जाएगा kx इज इक्वल mg साइन थीटा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास नॉर्मली एक सरफेस पर पिंड रखा हुआ है कोई, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। n कहाँ लगता है, ऊपर, और वेट कहाँ लगता है, नीचे। तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल क्या हो जाएगा, mg। ये हमारा किस टाइप का है क्वेश्चन, ये हमने देख लिया पहला, दूसरे टाइप का।
पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, ये देख लिया तीसरा, ये हम लोगों ने देख लिया अपना चौथे टाइप का, और ये हमने क्या देख लिया अपना पांचवें टाइप का। कैसे हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और एक कुछ क्वेश्चन करने के पहले एक टाइप का मैं आपको चीज समझा देता हूं। और देखें, मान लीजिए इसे हम अपना छठवें टाइप बोल सकते हैं, 6 टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 1 2 3 कई सारे सरफेस कांटेक्ट में रखे हुए हैं और किसी पर फोर्स F लग रहा है, क्या लग रहा है, F, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन A से आगे की तरफ मूव करता है। पूरा का पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन A से आगे की तरफ क्या करता है, मूव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले अगर हमें इन दोनों पिंडों के बीच में बल निकालना है, या इन दोनों पिंडों के बीच A है, B है, B और C के बीच में बल निकालना है, या A और B के बीच में बल निकालना, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, FBD से। कैसे निकालते हैं, FBD से। हम देखते हैं A पर सपोज दैट फोर्स लग रहा है F, तो ये B और C इस पर एक फोर्स लगा रही होंगे, सपोज दैट ये हो गया फोर्स हमारा R1। तो जब हम ऑब्जेक्ट B को देखें तो ये B हमारे इस B पर क्या लग रहा होगा, फोर्स R1। भाई ये दोनों कांटेक्ट में, किस में है, कांटेक्ट में। A और B किस में है, कांटेक्ट में। तो सतह में लगने वाला बल क्रिया बल प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया बल उतना ही क्या होगा, प्रतिक्रिया। फिर अब ये C इस पर कितना लगा रहा होगा, सपोज दैट R2 लगा रहा होगा। और अगर हम C पर देखें तो C पर फोर्स कितना लग रहा है, R2 लग रहा है। ये भी A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ये भी A एक्सेलरेशन से, और ये भी A एक्सेलरेशन से। अगर हम वर्टिकल फोर्स को बताना चाहें तो यहाँ पर हम ले लेंगे N1, ये हो जाएगा हमारा MAG। यहाँ पर हम नॉर्मल फोर्स ले लेंगे N2, ये हो जाएगा हमारा MBG। और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा N3, और ये हो जाएगा MCG। अगर वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करना है तो F इज इक्वल टू MA, और अगर हॉरिजॉन्टल लगाना है तो भी F नेट इज इक्वल टू MA। दोनों के मोशन पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा हमारी 6 टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, तो बच्चों आप सभी से यही अनुरोध रहता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ा, कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में गई, और उसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और बूस्ट होता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चंस नीट के, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस जेईई मेंस के हैं, और कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग उनको भी स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। चलें देखें, क्वेश्चन नीट 2020 का मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूं। ठीक है, चलें देखो, 4 केजी और 6 केजी के 2 पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया है। यह डोरी किसी घर्षण रहित घिरनी से गुजरती है। गुरुत्वीय त्वरण जी के पदों में इस निकाय का त्वरण क्या है। अब देखिए हमारे पास घिरनी लगी हुई है। हम लोगों ने क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखा है। अगर ये रस्सी एक है तो एक फोर्स T यहाँ पर और एक तनाव बल T यहाँ पर वर्क करेगा। दोनों पर क्या वर्क करेगा, तनाव T हमारा क्या रहेगा, वर्क करेगा। हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाली रस्सी है इस पर कितना टेंशन रहेगा, 2T। जितना टेंशन नीचे की डोरी पर उसका जस्ट डबल। अब हम बनाते हैं FBD। क्या बनाते हैं, FBD। सबसे पहले हमने लिया 6 kg का, इसका वेट 6G mg कहाँ जाएगा,
नीचे की तरफ, और एक टेंशन फोर्स कहाँ रहेगा, ऊपर। अगर हम 4 kg वाले ब्लॉक की FBD बनाएं तो इसका 4G वेट कहाँ रहेगा, नीचे, और टेंशन कहाँ रहेगी, ऊपर। ध्यान से देखो भैया, ये जो 6G का वेट है ये ज़्यादा है, यानी कि ये इसको नीचे लेकर के जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये रस्सी ऊपर जाएगी, यानी ये 4 kg का वेट कहाँ आएगा, ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर और इसका एक्सेलरेशन ए कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देते हैं। हमने लिखा F नेट यानी F कुल जितना होगा बराबर में m इंटू ए यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना है 6 और ए हमको कैलकुलेट करना है F नेट यहाँ पर देखिए नेट 6G कहाँ है, नीचे की तरफ, और माइनस T कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब अगर हम इसके लिए बनाएं तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसमें बड़ा बल कौन सा है, T, और छोटा बल कौन सा है, 4G, और ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये हो गया 4 इंटू ए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन 2। सॉल्व किया हमने इस इक्वेशन को, क्या किया, सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, ये हो गया 6G माइनस टी इज इक्वल में 6A। ये कैंसिल, 6G में से 4G चला गया, ये कितना हो गया 2G, और यहाँ कितना हो गया 4A में, ये हो गया माइनस का 2A। चलो इस वाले को बिना कुछ बिना किसी उसके हम इस वाले को इसमें घटा लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 6G माइनस टी इज इक्वल क्या है, 6 से। हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम कहाँ लेके आ गए, इधर। हमने क्या किया, T माइनस 4G इज इक्वल में क्या हो गया 4। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कोई, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड करने से 6G से 4G चला गया, कितना हुआ 2G, और T से T क्या हो गया, कैंसिल, प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 10A। कितना हो गया 10A। अब ये कैंसिल कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो A इज इक्वल हमारा कितना हो गया, G/5। कितना हो गया, G/5। अगर हम यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करते तो भी वही कंडीशन आती, पर चूंकि आपके लिए ज़्यादा इजी पड़े तो इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, इस वाली 2 इक्वेशन को इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। तो हमारे लिए A की वैल्यू कितनी आ गई, G/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, G/5। कितना आंसर हो जाएगा, G/5। नीट 2020 का ये क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अब इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ और बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं, सुंदर क्वेश्चंस। चलें, देखो 3 गुटके A, B तथा C जिनके भार, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा दिखने में आसान हो जाए। ठीक है, 3 गुटके A, B तथा C जिनके भार क्रमशः 4, 2 और 1 हैं। 4, 2 और 1 हैं, क्लियर है, ठीक। 4, 2 और 1 है, ठीक। ये आगे क्या रखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे A है, ये हमारा B है, और ये क्या है C। यानी इसका वेट कितना है 4 kg, B का कितना है 2 kg, और C का कितना है 1 kg। देखिए क्वेश्चन क्या है, A, B, C जिनके भार क्रमशः 4, 2 और 1 kg हैं को एक घर्षण रहित पृष्ठ पर, यानी इस सरफेस का फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण रहित है, घर्षण 0 है, संपर्क में रखा गया है जैसा चित्र में प्रदर्शित है। 4 kg के गुटके पर 14 न्यूटन का बल, 4 kg के गुटके पर 14 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी कितना फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। तब A तथा B के मध्य संपर्क बल कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने सबसे पहले तो ले लिया A 4 kg, B 2 kg और C 1 kg। अगर इन तीनों संपर्क में है तो ये तीनों हमने एक साथ ले लिए। इस पर कितना बल लग रहा है 14 न्यूटन का। कितना बल लग रहा है 14 न्यूटन का क्या लग रहा है बल। तो हम सभी को पता है ये हमारा क्या है द्रव्यमान यानी टोटल मास,
और अगर बल लग रहा है तो एक इसमें क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। क्या बनेगा, त्वरण। तो हमने सबसे पहले क्या किया, F इज इक्वल m इंटू ए। अगर तीनों ऑब्जेक्ट हैं, तीनों ऑब्जेक्ट संपर्क में हैं, तो हमने इनको पूरा एक कंसीडर कर लिया। इससे हम एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। 14, m की वैल्यू कितनी है, 421, ये हो गया 7 kg। m की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 + 1 यानी 7, और ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन। 7 से ये कैंसिल हुआ, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अब हमको पता चल चुका है ये सारे सिस्टम किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सभी पिंड आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है ए तथा बी के मध्य संपर्क बल होगा, ए तथा बी के मध्य संपर्क बल होगा। अब ध्यान से देखो, इनके मध्य संपर्क बल कह रहा है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी और सी एक, और एक क्या हो गया इधर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अभी भी हमको कितना मिल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मिल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, हमने इस क्वेश्चन को अप्लाई किया और अब इस पर हम वर्क करते हैं। हमने क्या किया, एफ नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बी और सी, ये जो बी और सी है, इनके बीच का हमको बल बताना है। यानी यहाँ पर जो बल लग रहा है, अगर ये एक्शन बल है तो ये कौन सा उसका रिएक्शन बल है। तो यहाँ पर टोटल मास कितना है, 3, 2 और 1, ये कितना हो गया 3। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2, यानी ये F कितना हो गया 6 न्यूटन। इस पूरे ब्लॉक से यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 6। तो A से B इस पर कितना अप्लाई होगा, 6। यानी A और B के संपर्क में कितना न्यूटन का बल अप्लाई होगा, 6 न्यूटन का। A पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये A पार्ट हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस को करते चलते हैं, और धीरे धीरे आप सभी लोग जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं तो कोशिश किया करें कि पहले आप उस पॉज कर दें वीडियो को और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। एक बार जब आप खुद से ट्राई करें, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर आप वीडियो को प्ले करके देखें कि मैंने उसमें क्वेश्चन में क्या बताया है। चलें आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन IIT JEE 2006 का है। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया निकाय संतुलन और विरामावस्था में है, स्प्रिंग और डोरी द्रव्यमान हीन है। अब डोरी काट दी गई है, तो डोरी के कट जाने के तुरंत बाद 2m और m द्रव्यमान पर कितना त्वरण होगा। 1 मिनट, 2m और m द्रव्यमान पर कितना त्वरण होगा। चलिए देखो, मान लो ये हमारे पास एक 2m का पिंड है और ये किसी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और इस 2m वाले से एक m पिंड क्या है, अटैच्ड है। और यहाँ पर हम एक कैंची का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। निकाय संतुलन में है, विरामावस्था में है, डोरी द्रव्यमानहीन है। अगर डोरी काट दी जाती है तो डोरी के कट जाने के बाद द्रव्यमान 2m और m का त्वरण क्या होगा, ये हमारा प्रश्न। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सीधे हमारा क्वेश्चन देखें। सपोज दैट अब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये हमारा पूरा सिस्टम, सबसे पहले 2m और m इस स्प्रिंग पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इस स्प्रिंग पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 2m और m ये कितना है, 3m। यानी इस पर एक वेट कितना वर्क करेगा, 3mg। कितना वेट वर्क करेगा, 3mg। 3mg का भार कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। और ये संतुलन की अवस्था में है, यानी कि स्प्रिंग पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, स्प्रिंग बल, जो क्या होगा, kx। इस बात से हमको पता चलता है कि भैया kx बराबर कितना है, 3mg।
कितना है 3mg। अब कह रहा है इस वाले को काट दिया गया। अगर इस वाले को काटा गया है तो ये m पिंड का द्रव्यमान कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसका वेट कितना था mg, कितना था mg। तो ये तो जाहिर है कि इस m द्रव्यमान को जैसे ही हम इसे काटते हैं तो ये g गुरुत्वीय त्वरण से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, यानी g से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। m वाला g से कहाँ जा रहा है, नीचे। एक पॉइंट तो हमको मिल गया, एक पॉइंट हमको मिल गया। अब अगर हम इस 2mg को देखें, कितना देखें 2mg को, तो ध्यान से देखें, स्प्रिंग पर कितना फोर्स है kx, कितना बल है kx, और अब इस 2m पर कितना भार कार्य कर रहा है 2mg, कितना कार्य कर रहा है 2mg, और kx पर ऊपर कितना कार्य कर रहा है 3mg, कितना कार्य कर रहा है 3mg। यानी F इज इक्वल क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर कितना है 2m, तो हमने ले लिया 2m, एक्सेलरेशन क्या है a, और F नेट की वैल्यू हमारी कितनी है, kx से ऊपर, kx से कहाँ है ऊपर, और 2mg कहाँ है नीचे, तो हमने ले लिया kx ऊपर, यानी 3mg ऊपर की तरफ और -2mg कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। ठीक है, तो 3mg में से 2mg सब्सट्रैक्ट हो गए, घट गए, ये बचा mg इज इक्वल टू m a, m से m कैंसिल, a बराबर हमारा क्या हो गया g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा आंसर कितना आया, जो 2m वाला पिंड है वो कहाँ जाएगा, g/2 त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही धांसू क्वेश्चन। IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है, दर्शाई गई घिरनियों और डोरी चिकनी तथा द्रव्यमान रहित हैं, निकाय के संतुलन में बने रहने के लिए कोण कितना होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए, कौन सा कोण, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक कोण बन रहा है थीटा, ये कोण क्या है थीटा, पूछ रहा है ये थीटा कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, चलो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2m√2m का द्रव्यमान यहाँ पर लटका हुआ है, m द्रव्यमान यहाँ लटका हुआ है, m द्रव्यमान इस घिरनी से लटका हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक तनाव बल, ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा प्रॉपर, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है, ये m द्रव्यमान का पिंड है, ये √2 m द्रव्यमान का पिंड है, और ये कितने द्रव्यमान का पिंड है m। ये जो m है, FBD हम बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये कितने वेट से नीचे आएगा, mg वेट से इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, mg भार इसका भी कहाँ कार्य करेगा, नीचे, और ये है √2 m का द्रव्यमान, इसका वेट भी कहाँ कार्य करेगा, नीचे, √2 mg। यानी ये जो पिंड है √2 m, इसका भार कहाँ है, √2 mg नीचे की तरफ, और ये बैलेंसिंग कंडीशन पे है, और यहाँ पर, यहाँ से इसका कोण कितना बन रहा है थीटा, तब थीटा की वैल्यू बतानी। तो हमने एक काम किया, एक तनाव बल यहाँ है और एक तनाव बल यहाँ, जितना तनाव यहाँ है उतना ही टी यहाँ और उतना ही टी यहाँ, क्योंकि सेम डोरी पर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब इस वाले टी के हमने एक घटक बना लिए। कोण की तरफ वाला घटक क्या होता है, कोण की तरफ वाला घटक ये थीटा, ये हमारा क्या होता है कॉस थीटा, यानी अगर ये टी है तो ये बन गया टी कॉस थीटा। ठीक है, और अगर इस वाले को देखें, इस वाली डोरी को, तो इसका भी एक घटक बनेगा टी कॉस थीटा, कहाँ, कोण की तरफ यानी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया प्लस में टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा इधर और टी साइन थीटा इधर, जो कि हॉरिजॉन्टल है। फिलहाल हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है क्योंकि हमको थीटा एंगल से मतलब है। तो यहाँ हमको टी प्लस टी कितना मिला, 2t कॉस थीटा, ये दोनों 2t कॉस थीटा इसको बैलेंस किए हुए हैं, यानी √2 mg को। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो हमने एक काम किया, यहाँ से t इज इक्वल क्या है mg,
इससे अगर हम ध्यान से देखें तो t इज इक्वल क्या है एम जी, क्योंकि ये भी बैलेंस में है, संतुलन में है। तो t की वैल्यू हमने पुट कर दी एम जी, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया √2 एम जी। एम जी से एम जी क्या हो गया कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया √2 अपॉन में 2, ये हुआ कैंसिल, ये हो गया 1/√2। 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 45 की। किसकी वैल्यू होती है कॉस 45। कंपैरिजन कराएंगे तो थीटा इज इक्वल कितना आएगा 45 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो इसको बैलेंस होने के लिए कोण यहाँ पर कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, ये आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक रहता है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपना एजेंडा, उस एजेंडे के बाद हम आ गए न्यूटन के गति के नियमों पर। किस पर आ गए, न्यूटन के गति के नियमों पर। हमने देखे न्यूटन के गति के कितने नियम, 3 नियम। सबसे पहला नियम हमने देखा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो किस में रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई पिंड गतिक अवस्था में है तो वो गतिक अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसका द्वितीय नियम, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt, जहाँ पर हमने देखा कि हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि जो बल है वो उस पिंड के द्रव्यमान गुणे त्वरण के क्या होगा बराबर, आरोपित बल द्रव्यमान गुणे त्वरण के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यदि कोई दो वस्तुएं संपर्क में रखी हैं तो अगर कोई पहली वस्तु दूसरे पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल और विपरीत दिशा में क्या करेगी, आरोपित करेगी। फिर हमने देखे कुछ बल, क्या देखे बल, इन बलों में हमने देखा संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल में हमने देखा अभिलंब बल, तनाव बल, स्प्रिंग बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल। और असंपर्क बल में हमने क्या देखा, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वीय बल क्या हो गया mg, टेंस तनाव बल क्या हो गया T इज इक्वल mg, स्प्रिंग बल kx। और फिर हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पर हमने कुछ अभिकेंद्री बल के भी कॉन्सेप्ट देखे। इसके बाद कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बैलेंस करके। अगर हमारे पास घिरनी है तो उसमें हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं, अगर कहीं पर डोरी से कनेक्टेड कोई ब्लॉक्स हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कहीं कोई पिंड आनत तल पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, आनत तल पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3-4 ऑब्जेक्ट एक साथ कनेक्टेड हैं तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को किया। ठीक है, तो मैं हर्षित मौर्य आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी इस क्लास में जुड़ने के लिए। फिर से आप हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जुड़ें, तब तक के लिए गुड बाय। और इसी तरीके हम अपने कॉन्सेप्ट को लगातार बूस्ट करते चलेंगे। हमारा काम है अच्छे कंटेंट को पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि वो हमारे लिए काम आ सके, हमारे माइंड को बूस्ट कर सके, हमारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक, गुड बाय।